हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जंगली हंस। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा के 11 बेटे और एक बेटी थी। वे सभी 11 राजकुमार अपने माता पिता और प्यारी सी इकलौती छोटी बहन एलिसा के साथ रहते थे। राजा और रानी अपने बच्चों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न होते। अचानक एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वह लगातार बीमार रहने लगी और एक दिन रानी की मृत्यु होने से उन सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजा और उनके सभी बच्चे हमेशा उदास और दुखी रहने लगे। रानी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से एक सुंदर औरत से विवाह कर लिया, जो असल में एक दुष्ट चुड़ैल थी। पहले दिन से ही उसने राजा के सभी बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया और उन सबको राज्य से बाहर निकालने के लिए नए नए तरीके सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने राजा को सलाह दी कि वे अपनी बेटी राजकुमारी एलिसा को किसानों के साथ रहने के लिए दूर किसी गांव में भेज दे, जिससे वह परिश्रम का महत्व समझ सके और बड़ी होकर एक अच्छी महिला बने। राजा ने अपनी नई रानी की बात मानकर अपनी बेटी को गरीब किसानों के एक गांव में रहने के लिए भेज दिया। राजकुमारी को महल से निकालने के बाद वह राजकुमारों की बारी थी। नई रानी ने उन 11 राजकुमारों के खिलाफ राजा को भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नई रानी की बातें में आकर राजा अपने बेटों से नाराज रहने लगे और उन्होंने राजकुमारों से बात करना भी बंद कर दिया। एक रात नई रानी चुपके से राजकुमारों के कमरे में गई। सभी राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे। रानी ने अपने चुड़ैल वाले रूप में आकर उन 11 राजकुमारों पर मंत्र पढ़कर जादू कर दिया, जिससे वे सभी जंगली हंसों में बदल गए। बेचारे राजकुमार कुछ समझ पाते इससे पहले ही नई रानी के सेवकों ने उन सबको महल से बाहर निकाल दिया। समय बीतने के साथ साथ राजा अपनी नई रानी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया है कि वह अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी भूल गया और इसी प्रकार 15 साल बीत गए। एक दिन अचानक राजा ने महल के पास एक लड़की को खेलते हुए देखा। अचानक उसे अपनी बेटी की याद आ गई और वह अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। उसने रानी से अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए कहा। राजा को अपनी बेटी के लिए उसने अपने आदमियों को राजकुमारी को लाने के लिए किसानों के गांव भेजा। जब राजकुमारी को अपने पिता का संदेश मिला तो वह बहुत खुश हुई और जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास जाने की तैयारी में जुट गई। 2 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जब एलिसा राजमहल में वापस लौटी तो उसकी सुंदरता को देखकर रानी हैरान रह गई। एलिसा की सुंदरता से जल भूनकर रानी ने उनके शरीर पर अखरोट का रस और उसके बालों में ढेर सारा तेल लगा दिया। इससे एलिसा का पूरा शरीर गंदा व काला और उसके बाल चिपचिपे से हो गए। ऐसी ही हालत में रानी उसे राजा के सामने ले गई। अरे, ये गंदी सी लड़की कौन है? यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। पिताजी, मैं आपकी बेटी एलिसा हूँ, राजकुमारी ने रोते रोते कहा। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अपने पिता से दुत्कारे जाने पर दुखी मन नदी के किनारे चलते चलते अचानक उसे अपने 11 भाइयों की याद आ गई, क्योंकि वे सब उसे राजमहल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। राजमहल के सेवकों ने उसे बताया था कि राजकुमारों को पिछले 15 वर्षों से राजमहल में किसी ने भी नहीं देखा था। अब मैं अपने भाइयों को कहाँ ढूंढने जाऊंगी? रोते हुए राजकुमारी सोचने लगी और थक कर वह नदी किनारे ही बैठ गई। उसे प्यास लग रही थी, इसलिए वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के ऊपर झुकी, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी और वह अचानक डर कर पीछे हट गई। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, वह डर कर चिल्लाई और रोते रोते अपने हाथों से अपना चेहरा साफ करने लगी। लेकिन फिर भी उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ तो
उसने नदी के पानी से अपना चेहरा धोया। जैसे जैसे वह खुद को साफ करती जा रही थी, अंदर से उसका गोरा रंग दिखाई देने लगा था। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने पूरे शरीर पर लगे तेल और गंदगी को अच्छी तरह साफ किया। खुद को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वह नदी से बाहर निकली और पास लगे जामुन के पेड़ से अपने खाने के लिए उसने कुछ जामुन तोड़ ली। वह जामुन खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बोली, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? एलिसा ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और अपने सभी जामुन उस बूढ़ी औरत को दे दी। जामुन खाने के बाद बूढ़ी औरत ने एलिसा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? एक राजकुमारी हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने घर से निकाल दिया है और मेरे 11 भाई कहीं खो गए हैं और अब मैं अपने उन्हीं भाइयों को ढूंढ रही हूँ। क्या आप कहीं 11 लड़कों को एक साथ देखा है? एलिसा ने बूढ़ी औरत से पूछा। नहीं, मैंने 11 लड़कों को तो कहीं नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने 11 जंगली हंसों को जरूर देखा है, जिनके सिर पर सुनहरे मुकुट हैं और वे सभी समुद्र के किनारे घूमते रहते हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मुकुट वाले 11 हंस, मैं उन 11 हंसों को देखना चाहती हूँ। मैं उस समुद्र के किनारे तक कैसे जा सकती हूँ? एलिसा ने बूढ़ी औरत से पूछा। तुम इस नदी की धारा के साथ चलती जाओ, यह उसी समुद्र में जाकर गिरती है जहाँ वे 11 हंस एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। बूढ़ी औरत ने बताया और वह जंगल की ओर चली गई। बूढ़ी औरत की बात सुनकर एलिसा ने नदी की धारा के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वह थक चुकी थी, फिर भी पूरा दिन चलने के बाद शाम होने पर एलिसा समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। वहाँ उसने अपने सिर पर मुकुट पहने हुए 11 दूध की तरह सफ़ेद हंसों को घूमते हुए देखा। वह कुछ सोच या समझ पाती इससे पहले ही वे 11 हंस उसके 11 भाइयों के रूप में बदल गए। वे सभी अपनी प्यारी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। हमारी प्यारी बहन, आखिरकार भाग्य ने हम सबको मिला ही दिया। वे सभी भाई रो रो कर एलिसा को गले लगाते हुए बोले। एलिसा अपने भाइयों से मिलकर इतनी खुश थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके भाइयों ने उसे बताया कि किस प्रकार उनकी सौतेली माँ ने जादू से उन सबको हंस बनाकर महल से बाहर निकाल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शाम होने पर जादू खत्म हो जाता है और वे सब फिर से मनुष्य का रूप ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, हम सब फिर से हंस बन जाते हैं। सबसे छोटे भाई ने कहा, यहाँ का वातावरण हमें ठीक नहीं लगता, इसलिए हम सब समुद्र के दूसरी तरफ वाले जंगल में रहते हैं। पिछले 15 सालों में हम सब साल में केवल 8 दिनों के लिए तुमसे मिलने की आशा में यहाँ आते हैं, एक भाई ने उसे बताया। उनकी बातें सुनते सुनते एलिसा की आंखें में आंसू बहने लगे। यह देखकर उसके सबसे बड़े भाई ने उसे प्यार से गले लगाया और उसके आंसू पोंछे। तभी तीसरे भाई ने कहा, आज इस राज्य में हमारे रुकने का आखिरी दिन है। भगवान का शुक्र है कि हमारे यहाँ से जाने से पहले उन्होंने आज हमें तुमसे दोबारा मिला ही दिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? चौथे भाई ने उससे पूछा। एलिसा ने उन्हें अपने राजमहल में जाने और वहाँ से बाहर निकालने की पूरी घटना सुनाई। उसकी बातें सुनकर सबसे बड़े भाई ने कहा, अब तो तुम एकदम अकेली हो गई हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम भी हमारे साथ चलो। मैं तुम सबके साथ इतने बड़े समुद्र में को कैसे पार करूँगी? एलिसा ने पूछा। उसकी बात सुनकर सभी भाई अपनी बहन को अपने साथ किस प्रकार ले जाए इसके बारे में सोचने लगे। सभी भाइयों ने एक एक कर कई उपाय सोचे, लेकिन किसी भी उपाय से उनकी समस्या का हल नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। उन सब ने मिलकर बहुत सारी बेंत इकट्ठी की और उनसे एक मजबूत सा जाल बनाया।
जैसे ही सूरज की किरणें निकली और सभी भाई एक बार फिर से जंगली हंस बन गए। एलिसा बेंत के बने जाल पर लेट गई, जिसे उसके 4 भाइयों ने अपनी चोंच से पकड़ा और समुद्र के ऊपर उड़ चले। अपनी बहन को धूप से बचाने के लिए सबसे छोटा भाई ठीक उसके ऊपर से उड़ता रहा। रात होने से पहले ही वे सब एक टापू पर पहुंच गए और थके होने के कारण वे सब गहरी नींद में सो गए। नींद में एलिसा ने स्वप्न में एक परी को देखा, जिसका नाम मॉर्गन ली फेई था। तुम उदास क्यों हो एलिसा? परी ने पूछा। मैं अपने भाइयों के लिए परेशान हूँ, एलिसा ने कहा। तुम अपने भाइयों को बचा सकती हो, परी ने कहा। ओ प्यारी परी, मुझे बताओ कि मैं अपने भाइयों को कैसे बचा सकती हूँ, एलिसा ने विनती करते हुए पूछा। परी ने उसे सावधान करते हुए कहा, अपने भाइयों को बचाने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं अपने भाइयों को बचाने के लिए आग में भी कूद सकती हूँ, बस तुम मुझे बताओ कि मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ, एलिसा ने परी से प्रार्थना करते हुए कहा। परी बोली, तुम्हें बिच्छुओं के ऊपर नंगे पैरों चलते हुए उनके डंक से बने सूत से पूरी बाहों के 11 कमीजों बनानी पड़ेगी, लेकिन सावधान, कमीजों में पूरा सिलने से पहले तुम अपने मुंह से भी एक शब्द नहीं निकाल सकती, वरना तुम्हारे भाई मर जाएंगे। जब तुम सारी कमीजें बनाकर अपने भाइयों के ऊपर डाल दोगी, वे सभी जादू से मुक्त होकर हमेशा के लिए मनुष्य बन जाए। ये बातें बताकर वह परी गायब हो गई और एलिसा की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा कि उसके सभी भाई सो रहे थे। भोर होते ही उसके सभी भाई फिर से हंस बन गए और पंख फरफराते हुए आगे की उड़ान के लिए तैयार होने लगे, लेकिन एलिसा ने उसके साथ आगे जाने से मना कर दिया। उस टापू पर बहुत से बिच्छू थे, इसलिए एलिसा ने निश्चय किया कि वह वहीं रहकर अपने भाइयों के लिए कमीज बनाएगी। उसके भाइयों ने भी एलिसा की तरह ही वह स्वप्न देखा, इसलिए वे सब नहीं चाहते थे कि उनकी बहन उनके लिए इतना कष्ट सहन करे, लेकिन अपनी बहन के दृढ़ निश्चय के सामने उन सबका झुकना पड़ा। दिन के समय जब उसके सभी भाई भोजन का प्रबंध करने गए, एलिसा ने बहुत सारे बिच्छू इकट्ठे किए और उन पर नंगे पैरों से चलते हुए सूत बनाने लगे। सूत बनाने के बाद सारा दिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप कमीज बनाने के काम में लग गई। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन एक राजा उस स्थान पर शिकार करने के लिए आया। उसने एलिसा को चुपचाप बैठकर कमीज बुनते हुए देखकर पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? एलिसा ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम करती रही। एलिसा की सुंदरता को देखकर वह राजा मोहित हो गया और उसे उठाकर अपने राज्य में ले गया। एलिसा राजा के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए रोती और तड़पती रही, लेकिन राजा के बल के आगे उसकी एक न चली। राजमहल में पहुंचने के बाद राजा ने अपने सेवकों को एलिसा के लिए सबसे सुंदर कमरा सजाने का आदेश दिया और उसकी सेवा के लिए कई नौकरानियां की व्यवस्था भी की, लेकिन इसके बावजूद वह एलिसा को खुश न कर सका और वह लगातार रोती रही। एक दिन राजा एलिसा को एक कमरे में ले गया, जहां उसकी बनाई हुई कमीजें, बिच्छू और सूत रखे हुए थे। यह सब देखकर एलिसा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुंह से कुछ न कहकर राजा की तरफ प्यार से देखते हुए उसे धन्यवाद किया। राजा एलिसा से इतना प्रभावित था कि उसने एलिसा के साथ अपने विवाह की घोषणा कर दी और जल्दी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी एलिसा राज्य किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती, बल्कि पहले की ही तरह अपने भाइयों के लिए दिन रात कमीज बनाने के काम में लगी रहती। अपनी रानी का ऐसा व्यवहार देखकर राज्य के मंत्रियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। यह कोई साधारण लड़की न होकर अवश्य ही एक चुड़ैल है, इसलिए उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन राजा एलिसा को बहुत चाहता था, इसलिए उसने एलिसा के खिलाफ अपने मंत्रियों की कही हुई किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया।
लेकिन राजा एलिसा को बहुत चाहता था। एक दिन जब कमीज बनाते हुए सारे बिच्छू खत्म हो गए तो एलिसा ने नए बिच्छू लाने के लिए किसी और को नहीं भेजा, बल्कि वो खुद ही बिच्छू लाने के लिए राजमहल के पीछे बने कब्रिस्तान में चली गई। उसको जाता देखकर राज्य का दुष्ट मंत्री उसका पीछा करने लगा। जब वो अपने लिए बिच्छू इकट्ठे कर रही थी तो मंत्री ने उसके आसपास कुछ चुड़ैलों को छोटे छोटे मेढक इकट्ठा करते हुए देखा और उसने एलिसा को भी उनकी चुड़ैलों में से एक समझ लिया और जाकर राजा को इस घटना के बारे में बता दिया। राजा को एलिसा की सच्चाई पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने मंत्री की कही बात को अनसुना कर दिया और इस प्रकार एलिसा बिना रुके अपना काम करती रही। धीरे धीरे उसका काम पूरा होता गया और जब सिर्फ आखिरी कमीज की बाहें बनानी ही बाकी रह गई तभी उसके सारे बिच्छू खत्म हो गए। अब एलिसा को फिर से बिच्छुओं की ज़रूरत थी, इसलिए वह दोबारा बिच्छू इकट्ठे करने के लिए कब्रिस्तान में चली गई। इस बार मंत्री राजा के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए राजा को भी अपने साथ एलिसा का पीछा करने के लिए ले गया। दुर्भाग्यवश इस बार राजा अपने मंत्री की बात मानकर एलिसा का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक चला गया। एलिसा उसी कब्र के पास बिच्छू इकट्ठा करने लगी जहाँ पहले से जादू के लिए चुड़ैलों मेढक इकट्ठे कर रही थी। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसे लगा कि उसके मंत्री उसकी रानी के बारे में जो भी कहते वह बिल्कुल सही है। अब वह एलिसा पर और अधिक विश्वास नहीं कर पा रहा था। एलिसा को चुड़ैल समझकर दुखी मन से राजा ने अपने मंत्री का तुम जो समझ रहे थे वह सही है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने एलिसा को दंड देने की बात कही और शक में घिरे राजा ने मंत्री की यह बात भी मान ली। राजा का आदेश पाते ही एलिसा को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया और यह फैसला लिया गया कि एलिसा एक दुष्ट औरत है, इसलिए उसे जिंदा जला दिया जाएगा। बेचारी एलिसा अपने भाइयों को बचाने के लिए बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप रोते हुए अपना काम करती रहती। दंड का फैसला होते ही राजा ने एलिसा से अपने बचाव में बोलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वह कुछ न बोली और चुपचाप अपनी कमीज सिलने लगी। यह देखकर मंत्री को गुस्सा आ गया। इसकी कमीजें और बिच्छू लेकर उन्हें फेंक दो। मंत्री ने सेवकों को आदेश दिया, नहीं, इसकी मृत्यु से पहले तक इसे यह काम करने दो। राजा ने निराश होकर कहा। अगली सुबह एलिसा को उस स्थान पर ले गया जहां उसे जिंदा जलाया जाना था, लेकिन उस समय भी वह अपने बिना किसी डर के अपनी आखिरी कमीज बुनने का काम करती जा रही थी। एलिसा को देखने के लिए वहां भीड़ लगी हुई थी। सबने देखा कि वह अभी भी बिच्छुओं के डंक से बने सूत में कमीज बुनती जा रही। यह देखकर उनमें से कुछ लोग कमीज और सूत छीनने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक वहाँ अपने सिरों पर सुनहरे मुकुट सजा अपने पंख फरफराते हुए 11 हंस आकर एलिसा के चारों ओर खड़े हो गए। जैसे ही सिपाही उन हंसों में से सबसे बड़े भाई पर तीर चलाने वाले थे, वैसे ही एलिसा ने अपनी आखिरी कमीज पूरी बुन ली थी और चिल्लाकर बोली, रुको मेरे भाइयों को मत मारो। एलिसा की आवाज़ सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी चकित रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी एलिसा के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था। सभी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एलिसा की आवाज़ सुनकर राजा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इतने में फिर एलिसा की आवाज़ सुनाई थी, आज मैं बोल सकती क्योंकि आज मैंने अपने बिच्छू के डंक वाली सभी कमीजें बुन ली हैं। यह कहते ही एलिसा ने वह सारी कमीजें अपने भाइयों के ऊपर डाल दी। पहले ही राजा और वहाँ खड़े सभी लोगों को एलिसा की आवाज़ एक जादू की तरह लग रही थी और अभी एक और चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उन कमीजों ने हंसों के पंखों को छुआ, वैसे ही वे 11 हंस मनुष्य में बदल गए और सबके पूछने पर उन्होंने सभी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब हमारी बहन की सच्चाई साबित हो गई है। वह कोई जादूगरनी या चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बहुत ही नेक दिल राजकुमारी है। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा,
राजकुमारों की बातें सुनकर राजा ने ईश्वर का धन्यवाद किया और एलिसा तथा उसके भाइयों को अपने साथ महल में ले गया और उनका आदर सत्कार किया। एलिसा की सच्चाई जानकर राजा बेहद प्रसन्न था और एलिसा भी अपने पति और सभी भाइयों से दोबारा मिलकर बहुत खुश थी। उन सब के मिलने की खुशी में राज्य में 11 दिन और 11 रातों तक के लिए उत्सव का आयोजन किया गया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।